चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हेल्थ के बारे में और आखिर इसका सही मतलब है क्या। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हम सभी के मन में आता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। आमतौर पर तो हम सब यही सोचते हैं ना कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, मतलब कोई डिजीज नहीं तो फुल हेल्थ, राइट? लेकिन साइंस के हिसाब से और खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना, वो आपसे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर बार पूछी जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। WHO कहती है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी लंबी डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूल जिसके 3 लेग्स हैं, 3 पिलर्स। हमारी हेल्थ बिल्कुल इसी 3 लेगेड स्टूल की तरह है। इस टूल का जो पहला लेग है यानी पहला पिलर, वो है हमारी फिजिकल हेल्थ, मतलब आपकी बॉडी कितनी फिट है। क्या आप फिजिकली एक्टिव फील करते हो, एनर्जेटिक रहते हो, बिना किसी पेन या डिस्कम्फर्ट के अपने सारे काम कर पाते हो? अगर हाँ, तो आपका फिजिकल हेल्थ वाला पिलर मजबूत है। फिर आता है दूसरा और उतना ही इम्पॉर्टेंट पिलर, मेंटल हेल्थ, यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं? छोटी छोटी बातों पर जैसे एग्जाम का प्रेशर या दोस्तों से झगड़ा, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे। एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होना ही मेंटल हेल्थ है। और अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है सोशल हेल्थ। देखिए, हम इंसान अकेले नहीं रह सकते, तो सोशली कनेक्टेड रहना, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स, और सोसाइटी में दूसरों के साथ आसानी से एडजस्ट कर पाना, ये सब सोशल हेल्थ का पार्ट है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर उस स्टूल की 3 में से एक भी लेग कमजोर हो जाए तो क्या होगा। स्टूल बैलेंस नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल वही चीज हमारी हेल्थ के साथ होती है। अगर इन 3 पिलर्स फिजिकल, मेंटल और सोशल में से एक भी वीक है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ इनकम्प्लीट है। बैलेंस इज द की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये हमारी एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव, खास करके आयुर्वेदा में हजारों सालों से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कितनी अमेजिंग सिमिलैरिटी है। जहाँ WHO का व्यू है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, वहीं आयुर्वेद का व्यू है बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स के बीच हार्मनी। बेसिकली दोनों ही फिलॉसफीज का कोर आइडिया सेम है, बैलेंस। तो सवाल यह है कि आयुर्वेदा में ये बैलेंस अचीव कैसे करते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला है दिनाचार्य। दिनाचार्य का सिंपल सा मतलब है एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन फॉलो करना, जैसे सुबह जल्दी उठना, हाइजीन मेंटेन करना, ऐसी चीजें। इसके बाद आता है ऋतुचर्या। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है अपने लाइफस्टाइल को बदलते सीजन्स के हिसाब से अडेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, समर्स में ऐसी चीजें खाना जो बॉडी को कूल रखें। सिंपल राइट, बस मौसम के फ्लो के साथ चलना है। तो फाइनली आइए देखते हैं कुछ ऐसी एसेंशियल प्रैक्टिसेस जो आपको एक ट्रूली हेल्दी लाइफ दे सकती हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशियस फूड, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर है एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस और हाँ, एडिक्वेट स्लीप। ये 4 चीजें तो फाउंडेशन है, इनके बिना गुड हेल्थ पॉसिबल ही नहीं है। और इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी चीजें आपके ओवरऑल वेलबींग को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक सुपर चार्जर की तरह काम करती हैं और आपको फोकस करने और पॉजिटिव रहने में हेल्प करती हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं पर्सनल और एनवायरमेंटल वेलनेस के बारे में। बेसिकली हम आखिर बीमार पड़ते ही क्यों हैं? लेट्स फाइंड आउट। हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें, राइट? लेकिन ये हेल्दी होने का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको कोई बीमारी ना हो? चलो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, हेल्थ की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। और हाँ, इस डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब साफ है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बीमार नहीं हो। हेल्दी होने का मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली इन तीनों लेवल्स पर एकदम फिट हो। एक अच्छी हेल्थ का जो फाउंडेशन है ना, उसकी शुरुआत होती है एक बैलेंस्ड डाइट से। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या चीज़ है? इसका मतलब है एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में हो। मतलब ना कोई चीज़ कम, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा।
अब सिर्फ बैलेंस्ड डाइट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। आप चाहे रनिंग करो, साइकिलिंग करो या योगा, डजंट मैटर। रोज थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स और हार्ट स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इसका रिजल्ट, आपकी बॉडी पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती है। सोचो, जितना जरूरी काम करना है उतना ही जरूरी बॉडी को रेस्ट देना भी है। इसलिए रोज लगभग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप बहुत बहुत क्रूशल है। पता है, जब आप सो रहे होते हो तभी हमारी बॉडी के सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं और हमारा ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तभी तो हम सुबह उठकर एकदम फ्रेश और रिचार्ज्ड फील करते हैं। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल हाइजीन। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रोज नहाना, दांत साफ करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना जैसी हैबिट्स हमें कई तरह के डेंजरस जर्म्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो एक्चुअली बीमारियों की जड़ होते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हेल्थ का मतलब सिर्फ बॉडी की हेल्थ नहीं, माइंड की हेल्थ भी होती है। अभी आपकी लाइफ में पढ़ाई और एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, आई नो, बट इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस का असर सीधा हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो सोचो, जब हम इन सारी गुड हैबिट्स को, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बॉडी आसानी से बीमारियों से लड़ पाती है। हमारा हार्ट हेल्दी और एफिशिएंट रहता है, हमारा माइंड काम और फोकस्ड रहता है। और पता है क्या, इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी सोशल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। लेकिन जहां एक तरफ हेल्दी चॉइसेस हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी अनहेल्दी चॉइसेस भी हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के बने हुए हेल्दी खाने की जगह ढेर सारा जंक फूड खाना, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने की जगह घंटों मोबाइल या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहना और देर रात तक जागने की वजह से अपनी नींद पूरी ना करना। और इन अनहेल्दी हैबिट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और हम बार बार बीमार पड़ेंगे। लगातार जंक फूड खाने से ओबेसिटी और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। और सोचो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से न सिर्फ आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब तक हमने पर्सनल चॉइसेस और हैबिट्स की बात की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या हमारी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी हैबिट्स पर डिपेंड करती है, या फिर कोई और भी फैक्टर है जो इस पर असर डालता है? इसका जवाब है नहीं। हमारी हेल्थ सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइसेस पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट यानी हमारी सराउंडिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक्चुअली एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी पर्सनल गुड हैबिट्स। जरा सोचो इन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जिससे एयर पोल्यूशन होता है, या फिर हमारे घर के आसपास फैली गंदगी और कचरे का ढेर, और सबसे इम्पॉर्टेंट, साफ पीने के पानी की कमी। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट और बहुत बुरा असर डालती हैं, जिससे कई सीरियस इलनेसेस हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और वाटरबोर्न डिजीजेस। अब एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक स्पेशल टूल यूज होता है। इसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, या शॉर्ट में AQI। आपने इसके बारे में न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली ये एक टूल है जिसे गवर्नमेंट यूज़ करती है हमें ये बताने के लिए कि आज हवा कितनी पोल्यूटेड है। इससे हमें किसी भी दिन पोल्यूशन का लेवल एकदम क्लियर समझ आ जाता है। और ये टेबल देखो, इससे साफ पता चलता है कि जैसे जैसे AQI का लेवल बढ़ता है, हमारी हेल्थ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ता जाता है। जब AQI गुड कैटेगरी में होता है तो इम्पैक्ट मिनिमल होता है, आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लेवल मॉडरेट से अनहेल्दी और फिर वेरी अनहेल्दी की तरफ जाता है, लोगों को हल्की ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट से लेकर काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स तक फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये है कि हमारी पर्सनल हेल्थ और हमारी कम्युनिटी की हेल्थ ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब साफ है, हम तब तक पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो सकते जब तक हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी यानी हमारी पूरी कम्युनिटी हेल्दी ना हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिम्टम्स एंड साइंस। देखो, ये जो दो वर्ड्स हैं ना, हम बीमारी के टाइम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स से ये आयशा है। एक सुबह जब वो उठती है तो उसे अजीब सा लगता है, जैसे समथिंग इज जस्ट नॉट राइट।
उसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस फील हो रही है और बेड से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आयशा को लग रहा है कि उसे तेज हेडेक हो रहा है और साथ ही नौजिया यानी जी मिचलाने जैसा भी फील हो रहा है। वो अपनी मदर को जाकर बताती है, आई डोंट फील गुड। अब ये जो फीलिंग्स हैं ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकती है और बता सकती है। तो मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में इन्हीं फीलिंग्स को हम सिम्टम्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखो। सिम्टम्स डिजीज के सब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव मतलब ये पेशेंट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसे कोई और बाहर से देख या मेजर नहीं कर सकता। चलिए सिम्टम्स के कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हेडेक यानी सिरदर्द, नोजिया, डिजीनेस यानी चक्कर आना, टायर्डनेस थकान और बॉडी पेन। ये सब वो चीज़ें हैं जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि उसे एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है। सो आयशा की मदर उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अब वहाँ डॉक्टर सिर्फ ये नहीं पूछते कि हाउ आर यू फीलिंग, वो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने के लिए खुद भी कुछ क्लूज ढूंढते हैं। डॉक्टर एक थर्मामीटर से आयशा का टेम्परेचर चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उससे एक फीवर है। इसके साथ ही वो उसकी स्किन पर एक छोटा सा रैश भी नोटिस करते हैं। अब देखो, फीवर और रैश ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है या मेजर कर सकता है, और इन्हीं ऑब्जर्वेबल यानी देखे जा सकने वाले और मेजरेबल यानी नापे जा सकने वाले क्लूज को साइंस कहते हैं। याद रखो, साइंस ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक ऐसा फैक्ट जिसे कोई भी, जैसे कि डॉक्टर, एक्सटर्नली वेरीफाई कर सकता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि फीवर, जिसे थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, एक रैश जो आंखों से साफ दिखता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे बीपी मशीन से मेजर किया जाता है, या फिर स्वेलिंग मतलब सूजन जो क्लियरली विजिबल होती है। तो इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है, सिम्टम्स हैं पेशेंट का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब वो क्या फील कर रहा है, और साइंस हैं डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब वो क्या देख या मेजर कर पा रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिफरेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, इस टेबल से सिम्टम्स और साइंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर पेशेंट कहता है आई फील वेरी हॉट, तो ये उसका सिम्टम है। लेकिन जब डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करके कहते हैं कि फीवर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये एक साइन बन जाता है। ऐसे ही माई स्किन इज इची कहना एक सिम्टम है, पर डॉक्टर का विजिबल रेड रैश देखना एक साइन है। पेशेंट को डिजी फील हो रहा है, ये एक सिम्टम है, और उसकी हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग लेना एक साइन है। सेम तरीके से माई थ्रोट हर्ट्स एक सिम्टम है, और डॉक्टर जब देखते हैं कि स्वोलन टॉन्सिल्स हैं, तो वो एक साइन है। तो एक डॉक्टर बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वो आयशा के बताए हुए सिम्टम्स को सुनता है और फिर अपने ढूंढे हुए साइंस के साथ उन्हें जोड़ता है। इन दोनों को मिलाकर ही डॉक्टर असली प्रॉब्लम यानी डिजीज तक पहुंच पाता है। अल्टीमेटली आप ये समझ लो कि सिम्टम्स और साइंस मिलकर ही डायग्नोसिस को पॉसिबल बनाते हैं। डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी की सही पहचान करना। इसे आप एक पजल की तरह देख सकते हो। सिम्टम्स उस पजल का एक पीस है और साइंस दूसरा पीस। जब ये दोनों पीसेस आपस में जुड़ते हैं तभी डिजीज की कंप्लीट पिक्चर बनती है और उसके बाद ही सही ट्रीटमेंट शुरू हो पाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर एक डिजीज होती क्या है, फिर हम उसके कॉजेस को देखेंगे। उसके बाद हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करके टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ डिजीज। देखिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं होता। हेल्थ का मतलब है फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से फिट फील करना। जब इस फिट स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, उसी कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो अ डिजीज इज एनी कंडीशन जो हमारी बॉडी या माइंड के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है और उससे हमें डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी होती है। ये जो दो वर्ड्स हाईलाइटेड है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग और डिस्कम्फर्ट, ये आपके आंसर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में फुल मार्क्स के लिए इन कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना। ओके, सो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि डिजीज क्या है। अब सवाल उठता है कि ये होती क्यों है? व्हाट मेक्स अस सिक? चलिए अब डिजीजेस के अलग अलग कॉजेज यानी कारणों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे कॉमन कॉज है पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या भला है? बहुत सिंपल है। ये छोटे छोटे दुश्मन हैं, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी बॉडी में एंटर करके बीमारी पैदा करते हैं।
इनकी टीम में आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और भी कई। जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस, वो एक पैथोजन ही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर बीमारी जर्म से नहीं होती। कभी कभी हमारे खाने में जरूरी पोषण की कमी यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हमें बीमार कर सकती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बैलेंस डाइट लो जिसमें सब कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइट में विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम की डिजीज हो सकती है। और तीसरा बड़ा कॉज है हमारा लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स, मतलब हमारी आदतें, जैसे आराम तलबी, एक्सरसाइज ना करना या बहुत ज्यादा जंक फूड खाना। ये चीजें भी डिजीजेस को बुलावा देती हैं। साथ ही कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलती हैं, यानी इनहेरिटेड होती हैं। तो इन कॉजेस के बेसिस पर हम डिजीजेस को दो बड़ी कैटेगरीज या दो टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टीम है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक इंसान से दूसरे तक फैल जाती हैं, और दूसरी टीम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती। चलिए अब इन दोनों टीम्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। चलिए पहले फोकस करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस पर। इन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहा जाता है। इनका नाम ही इनकी कहानी बता देता है। ये वो डिजीजेस हैं जो कम्युनिकेट करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। देखिए, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कहती है कि अ कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम। सोचो, अगर क्लास में आपके फ्रेंड को कोल्ड है तो कितने हाई चांसेस होते हैं कि आसपास के बच्चों को भी हो जाए, राइट? ये स्प्रेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या हवा से भी हो सकता है। तो ये फैलती कैसे हैं? इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम चेन ऑफ इन्फेक्शन भी कहते हैं। एक सोर्स होता है, यानी जो इंसान पहले से इन्फेक्टेड है, वहाँ से पैथोजेंस किसी ट्रांसमिशन मीडियम जैसे हवा, पानी या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू एक नए होस्ट यानी हेल्दी पर्सन तक पहुँच जाते हैं, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स तो आप रोज सुनते होंगे। कॉमन कोल्ड और फ्लू तो बहुत ही आम है। इनके अलावा ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, कोविड-19 जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और कॉलेरा भी कम्युनिकेबल डिजीजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी दूसरी टीम पर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसा कि नाम से बिल्कुल साफ है, ये डिजीजेस कम्युनिकेट नहीं करती। ये जिस इंसान को होती हैं उसी तक सीमित रहती हैं, आगे स्प्रेड नहीं होती। तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी पैथोजन से नहीं होती, इसीलिए ये एक इंसान से दूसरे में फैल ही नहीं सकती। इसको ऐसे समझो, अगर एक कार का इंजन खराब हो गया तो यह उस कार की इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से रोड पर चल रही दूसरी कार्स के इंजन थोड़ी खराब होंगे। ये डिजीजेस बिल्कुल वैसी ही हैं। तो फिर इनके कॉजेस क्या होते हैं? वेल, इनके पीछे आमतौर पर जेनेटिक फैक्टर्स, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिजीजेस अक्सर धीरे धीरे एक लंबे समय में डेवलप होती हैं। इसमें कॉमन एग्जाम्पल्स हैं डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और हार्ट डिजीज। आपने इन सब बीमारियों के बारे में अपने आसपास जरूर सुना होगा, क्योंकि ये आजकल सोसाइटी में काफी कॉमन हो गई हैं। अब जब हमने दोनों टाइप्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इनका एक सामने सामने का कंपैरिजन करते हैं। ये अगली स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है और ये आपको सब कुछ एक साथ याद करने में हेल्प करेगी। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहला डिफरेंस है कॉज। कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं पैथोजेंस से, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, जबकि नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल या इंटरनल फैक्टर्स से। दूसरा डिफरेंस है ट्रांसमिशन का। कम्युनिकेबल स्प्रेड होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल स्प्रेड नहीं होती, सिंपल। और आखिर में एग्जाम्पल्स, फ्लू, टीबी, कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल हैं, जबकि डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीज नॉन कम्युनिकेबल हैं। इस टेबल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। बेसिकली ये बीमारियां आखिर फैलती कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इनसे अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो कभी सोचा है, एक इतना छोटा सा इनविजिबल सा ऑर्गेनिज्म आखिर आपको बीमार कर कैसे देता है? लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू अंडरस्टैंड कि ये इनविजिबल दुश्मन हम तक ट्रैवल करके हमें इल कैसे करते हैं। देखिए, इन सब बीमारियों के पीछे जो मेन विलन्स हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। यही है वो स्पेशल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी। और याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान तक आसानी से स्प्रेड हो जाती हैं। और इन पैथोजेंस का एक ही मिशन होता है, फाइंड अ न्यू होस्ट, बस। और इस मिशन के लिए ये अलग अलग हाईवेज ऑफ ट्रांसमिशन यूज करते हैं, यानी फैलने के अलग अलग रास्ते।
तो चलिए एक एक करके इन सारे रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं। पहला और सबसे कॉमन रास्ता है द एयरबॉर्न हाईवे। सोचो, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो वो हवा में पैथोजन से भरे हजारों छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है। और अगर कोई हेल्दी पर्सन उस इनविजिबल क्लाउड में सांस ले ले तो बस वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बीमारियां इतनी तेजी से फैलती हैं। अब जरा इस हाईवे के पैसेंजर्स को देखिए। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा ये दोनों वायरस से होते हैं, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी एक बैक्टीरिया से होता है। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज वायरल है और कौन सी बैक्टीरियल। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट राउट जो है द वाटरवे राउट। कई बार क्या होता है कि पैथोजेंस पानी और खाने को कंटैमिनेट कर देते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं। और जैसे ही हम ये कंटैमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं, वो सीधा हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फ्लड्स के टाइम या जहाँ साफ सफाई ठीक नहीं होती, वहाँ ऐसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉलेरा और टाइफॉइड। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। तो यहाँ से टेक अवे क्या है कि हमेशा साफ, प्योर और फिल्टर्ड पानी पीना कितना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल डिलीवरी एजेंट्स की। इन्हें साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो पैथोजेंस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से उठाकर एक हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये खुद बीमार नहीं पड़ते। आप इन्हें पैथोजेंस के लिए टैक्सी या कुरियर सर्विस समझ सकते हैं, जो बीमारी की होम डिलीवरी करते हैं। और इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कोर्स मलेरिया और डेंगू। ये टेबल 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर रखें। मलेरिया का पैथोजन है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लिज्मोडियम, और इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मिस्कीटो। जबकि डेंगू का पैथोजन एक वायरस है और वेक्टर है एडीज मिस्कीटो। इन दोनों को प्लीज मिक्स मत करना। एक और रास्ता है जो बहुत सिंपल और डायरेक्ट है, द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पाथवे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कुछ डिजीजेस तब फैलती हैं जब एक हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आता है या फिर उनकी चीजें यूज कर लेता है, जैसे टॉवल, कोम्ब या कपड़े। फॉर एग्जाम्पल, चिकन पॉक्स सीधा टच से स्प्रेड होता है। रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो कॉन्टैक्ट से फैलता है। और एक थोड़ा अलग केस है एस्कैरियासिस। ये एस्कैरिस नाम के एक इंटेस्टिनल वर्म से होता है। ये कंटैमिनेटेड सॉइल से फैलता है, ऐसी मिट्टी से जिसमें इन्फेक्टेड फीसेस मिक्स हो गए हों। ये उन इलाकों में बहुत कॉमन है जहां सैनिटेशन की कमी है और बच्चे ऐसी मिट्टी में खेलते हैं। तो अब तक हमने समझा कि ये सारी डिजीजेस फैलती कैसे हैं, राइट? पर एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब इलाज करवाने से लाख गुना बेटर है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपने डिफेंसेस, अपना शील्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हम इन पैथोजेंस के सफर को, इनके मिशन को बीच में ही रोक सकते हैं। पर कैसे? बहुत ही सिंपल हाइजीन और पब्लिक हेल्थ मेजर्स फॉलो करके। बिलीव मी, हमारी रोज की छोटी छोटी आसान आदतें ही इन बीमारियों के खिलाफ हमारे सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। तो हमारी की डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को कवर करना, ये एयरबोर्न हाईवे को ब्लॉक करता है। बार बार हाथ धोना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पाथवे से बचाता है। उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पीना वाटरवे रूट को बंद कर देता है। मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स यूज करके हम वेक्टर्स से सेफ रहते हैं। और इन सब से ऊपर अपनी कम्युनिटी में सफाई रखना और टाइम पर वैक्सीनेशन लगवाना, ये सब मिलकर एक अनब्रेकेबल डिफेंस बनाते हैं। सो द फाइनल पॉइंट इज दिस, हमारी पर्सनल हाइजीन प्लस हमारी कम्युनिटी की सैनिटेशन, जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी एक हेल्दी सोसाइटी बनती है। हमारे इंडिविजुअल एक्शंस और पूरी कम्युनिटी के कलेक्टिव एफर्ट्स दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से रोकने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डिजीजेस हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती। मतलब ये इन्फेक्शन की तरह फैलती नहीं है। इन्हें क्रॉनिक डिजीजेस भी कहा जाता है। अब क्रॉनिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी ये बीमारियां लंबे टाइम तक चलती हैं और धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपको जानकर शायद थोड़ा शॉक लगे,
बट पूरी दुनिया में यानी ग्लोबली सबसे ज़्यादा डेथ्स इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती हैं। सो यू सी, ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू है। चले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कैंसर। अब कैंसर में होता क्या है, हमारी बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं ना, वो ही एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मतलब वो बिना किसी रोक टोक के बेकाबू होकर बढ़ते ही चले जाते हैं, और अगर इस स्प्रेड को टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। अब आते हैं एक और मेजर एनसीडी पर, जिसका नाम है डायबिटीज। और यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सोच के देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो आखिर ये डायबिटीज है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाती, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाती। ये इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका काम है ब्लड से शुगर को सेल्स के अंदर भेजना ताकि हमें एनर्जी मिले। इस प्रोसेस को यहाँ और आसानी से समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल बॉडी में इंसुलिन एक की यानी चाबी की तरह काम करता है। ये सेल के लॉक को खोलता है और ग्लूकोज आराम से अंदर चला जाता है। लेकिन एक डायबिटिक बॉडी में या तो ये इंसुलिन वाली चाबी ही कम है, या फिर सेल का लॉक खराब हो गया है। रिजल्ट, ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाता और ब्लड में ही घूमता रहता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, इंडिया में इतने ज्यादा केसेस क्यों हैं? वेल, इसके मेन रीजंस हमारे लाइफस्टाइल में छुपे हुए हैं, जैसे कि हमारी अनहेल्दी डाइट्स जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफ जीना, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लीड करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापे को, जो डायबिटीज़ का एक बहुत ही बड़ा कॉज है। चलिए अब अगली एनसीडी देखते हैं, हाइपरटेंशन, जिसे हम आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस कंडीशन में हमारी आर्टरीज यानी खून ले जाने वाली नलियों की वॉल्स पर ब्लड का फोर्स या प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पानी के पाइप को आप आगे से थोड़ा दबा दो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, बस वैसा ही कुछ। और इस एक्स्ट्रा प्रेशर से हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स पर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। एक और काफ़ी कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ है एस्थमा। ये एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, यानी हमारे सांस लेने के सिस्टम से जुड़ी है। इसमें होता यह है कि जो एयरवेज हैं यानी हमारी सांस की नलियां, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से वो नैरो हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, जिससे हवा आसानी से पास नहीं हो पाती, और इसी वजह से सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अब तक हमने जो डिजीजेस डिस्कस की वो ज्यादातर लाइफस्टाइल से जुड़ी थीं, लेकिन सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी नहीं होती। कुछ डिजीजेस हमारी बॉडी में किसी जरूरी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की कमी से भी होती हैं। ऐसी बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। और ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर मैचिंग पेयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो गॉइटर हो जाता है, जिसमें गले में स्वेलिंग दिखती है, और अगर आयरन की कमी हो तो उससे अनीमिया होता है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो इन सब एनसीडीज के बारे में जानने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इन लॉन्ग टर्म इलनेसेस का, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। इसलिए इन डिजीजेस को क्योर करने से ज़्यादा इन्हें मैनेज करने पर फोकस किया जाता है। और ये मैनेजमेंट ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो इस मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है? वेल, इसके कुछ की पिलर्स हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स की दी हुई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। इसके साथ ही स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल, यानी क्या खाना है, कितना खाना है, इसका पूरा ध्यान रखना। फिर आता है रेगुलर एक्सरसाइज, जो बहुत ज़रूरी है। और आखिर में कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यानी टाइम टू टाइम अपने शुगर लेवल्स या ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना। पेशेंट को इन सब चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ हमेशा फॉलो करना पड़ता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आखिर बनती कैसे है, डेवलप कैसे होती है। चलो एक इंटरेस्टिंग तरीके से सोचते हैं। इमेजिन करो कि हमारी बॉडी एक पूरा किंगडम है, एक राज्य। तो फिर इस किंगडम की एक पावरफुल आर्मी भी तो होगी ना, जो हमें डिजीजेस से यानी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। वेल, इसी पावरफुल आर्मी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इस आर्मी में होते हैं स्पेशल सोल्जर्स, जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और उनके पास होते हैं स्पेशल वेपन्स, जिनका नाम है एंटीबॉडीज। तो ये जो आर्मी है, इसकी जो दुश्मनों से लड़ने की पावर है ना, मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की ताकत है,
आखिर उसको क्या कहते हैं? उसी पावर को हम इम्यूनिटी कहते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन। इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड फाइट पैथोजेंस। सिंपल सी बात है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग, उसकी इम्यूनिटी भी उतनी ही पावरफुल होगी। अच्छा, तो क्या होता है जब कोई रियल एनिमी यानी एक असली स्ट्रांग पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है? वेल, सीधी सी बात है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करना शुरू कर देता है और इस फाइट के दौरान बॉडी के अंदर जो एक बैटल चलती है, उसके सिम्टम्स की वजह से हम सिक फील करते हैं। जैसे फीवर आ जाता है या वीकनेस महसूस होती है। ये सब उस इंटरनल बैटल के साइंस हैं। तो ये सब सुनकर एक क्वेश्चन तो मन में आता है, क्या कोई ऐसा स्मार्ट तरीका है, कोई ऐसा मेथड जिससे हमारी आर्मी इस बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाए, पर बिना असली डैमेजिंग वॉर लड़े? क्या हम अपने इन सोल्जर्स को पहले से ही एडवांस में ही ट्रेन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल है, और उस स्मार्ट मेथड को कहते हैं वैक्सीनेशन। आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारी बॉडी की आर्मी के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा है। बेसिकली वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, पर इसका बेस्ट पार्ट ये है कि वी डू इट विदाउट गेटिंग सिक। इस प्रोसेस में हम अपने इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक पैथोजेंस को पहचानना और उनसे फाइट करना सिखाते हैं। तो ये ट्रेनिंग ड्रिल आखिर काम कैसे करती है? देखो, सबसे पहले एक बहुत ही कमज़ोर यानी वीकेंड या फिर डेड पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारी बॉडी को लगता है ये एक रियल अटैक है, तो हमारी आर्मी एक्शन में आती है और इस कमज़ोर दुश्मन को बहुत ईजिली हरा देती है। और इस प्रोसेस में वो स्पेशल वेपन्स यानी एंटीबॉडीज बना लेती है। बट वेट, इसके साथ ही एक बहुत ही स्पेशल टाइप के सोल्जर भी क्रिएट होते हैं। और इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रिजल्ट है इन्हीं स्पेशल सोल्जर्स का बनना, जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। ये कोई मामूली सोल्जर्स नहीं हैं, ये एलीट सोल्जर्स हैं जो उस दुश्मन पैथोजन की आइडेंटिटी, उसका चेहरा हमेशा के लिए याद रखते हैं। एक्चुअली यही मेमोरी सेल्स हैं जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का रियल सीक्रेट हैं। दिस इज द रियल गेम चेंजर। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या हुआ? सोचो, अगर फ्यूचर में कभी वही रियल पावरफुल पैथोजन बॉडी पर अटैक करता है, तो ये मेमोरी सेल्स उसको इंस्टेंटली फौरन पहचान लेती हैं, और जैसे ही वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, दे लॉन्च अ मैसिव अटैक और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इससे पहले कि वो कोई डिजीज कॉज कर पाए। इजंट दैट अमेजिंग? सो इसको साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। बेसिकली इम्यूनिटी गेन करने के दो रास्ते हैं। एक तरफ है नेचुरल इन्फेक्शन, यानी फाइटिंग द रियल वॉर। इसमें आप एक्चुअल में बीमार पड़ते हो, सफर करते हो और फिर जाकर इम्यूनिटी गेन करते हो। दूसरी तरफ है वैक्सीनेशन, यानी द सीक्रेट ट्रेनिंग ड्रिल। इसमें एक हार्मलेस वर्जन से ट्रेनिंग होती है, कोई रिस्क नहीं होता और आप बिना बीमार हुए ही फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हो। इस वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। एक एग्जांपल लेते हैं। वैक्सीन्स के आने से पहले पोलियो जैसी बीमारियां बहुत कॉमन थी। इट वाज अ टेरिबल डिजीज जिससे वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों को पैरालिसिस हो जाता था और बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती थी। और इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की पावर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की वजह से पता है कितनी जानें बचती हैं? मिलियंस। यस, मिलियंस ऑफ लाइव्स आर सेव्ड एवरी सिंगल ईयर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और वैक्सीन्स हमें सिर्फ पोलियो से ही प्रोटेक्ट नहीं करती, ये हमें मीजल्स, टेटनस और हेपेटाइटिस बी जैसी और भी कई खतरनाक डेंजरस डिजीजेस से इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करती हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करती हैं, जो हमारी बॉडी को इन सब डेंजरस पैथोजन से सेफ रखती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन की कहानी के बारे में। सोचो, सदियों पहले एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया में मतलब एक तरह से आतंक मचा रखा था। नाम था उसका स्मॉल पॉक्स। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। इट वॉज अ रियली डेडली डिसीज। इसने लाखों लोगों की जान ले ली और जो बच भी जाते थे उनके चेहरे पर अजीब से निशान रह जाते थे। तो जाहिर है हर कोई इससे डरता था। तो अब इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ तो करना था, राइट? तो उस वक्त हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया और चाइना की। वहाँ एक मेथड यूज होता था, उसका नाम था वेरियोलेशन। अब इसको स्मॉल पॉक्स से लड़ने की सबसे पहली कोशिश मान सकते हैं। और जो लोग ये करते थे, जो ट्रेडिशनल हीलर्स थे, उन्हें टीकेदार्स कहा जाता था। तो सवाल यह है कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता था? देखो, इसमें क्या होता था, सबसे पहले जो ठेकेदार्स थे वो एक ऐसे इंसान को ढूंढते थे जिससे हल्का सा यानी माइल्ड केस ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ हो। उसके शरीर से ड्राइड स्कैब्स मतलब सूखी हुई पपड़ी कलेक्ट की जाती थी।
फिर उन स्कैब्स को पीसकर एकदम फाइन पाउडर बना देते थे और फाइनली इस पाउडर को एक हेल्दी इंसान की नाक में फूंक मारकर डाल दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे का आइडिया यानी गोल ये था कि उस हेल्दी पर्सन को एक हल्की सी बीमारी हो जाए ताकि उसकी बॉडी आगे चलकर जो असली डेडली स्मॉल पॉक्स है उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये एक बहुत ही डेंजरस गैम्बल था, कुछ भी हो सकता था। और फिर कहानी में आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट। साल था 1796। एक इंग्लिश डॉक्टर थे, नाम था उनका एडवर्ड जेनर। अब ये नाम और ये साल 1796 दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जेनर ने एक ऐसी क्रूशल ऑब्जर्वेशन की जिसने लिटरली मेडिकल साइंस की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। अच्छा, तो जेनर ने नोटिस क्या किया? उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। उन्होंने गौर किया कि जो मिल्क मेड्स होती हैं, यानी वो औरतें जो गायों का दूध निकालती हैं, उनको कभी भी ये डेडली स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, जबकि उनके आसपास के सभी लोग इस बीमारी से बुरी तरह परेशान थे। तो जेनर ने सोचा, आखिर ऐसा क्या है इन मिल्क मेड्स में? उन्होंने इसके पीछे का रीजन ढूंढना शुरू किया और उन्हें पता चला कि इन मिल्क मेड्स को अक्सर एक दूसरी बहुत ही माइल्ड सी बीमारी हो जाती थी जिसका नाम था काऊ पॉक्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये बीमारी उन्हें काउस से मिलती थी। इसमें बस थोड़ी से सोर्स होते थे, पर यह बिल्कुल भी डेडली नहीं थी। और दूसरी तरफ था स्मॉल पॉक्स, जो इंसानों के लिए एक जानलेवा डेडली डिजीज थी। हाई फीवर, रैशेज और अक्सर डेथ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बस यही वो आहा मोमेंट था। जेनर के दिमाग में क्वेश्चन आया जो उनकी हाइपोथेसिस बनी। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो माइल्ड काउपॉक्स डिजीज है वही इन मिल्क मेड्स को उस डेडली स्मॉल पॉक्स से बचा रही हो? क्या काउपॉक्स से उनकी बॉडी में कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बन जाती है? अब देखिए, साइंस में हाइपोथेसिस से काम नहीं चलता, उसको प्रूव करना पड़ता है। तो अपनी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जेनर ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक बहुत ही ब्रेव और उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। और फ्रेंड्स, यही वो एक्सपेरिमेंट है जिससे दुनिया के पहले वैक्सीन का जन्म हुआ। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। मई 1796 में जेनर ने एक काऊ पॉक्स सोर्स से थोड़ा सा मटेरियल लिया और उसे एक यंग बॉय में इनॉक्यूलेट कर दिया। अगले कुछ दिनों तक उस लड़के को हल्का सा फीवर आया बस, और वो जल्दी से रिकवर भी हो गया। अब आया असली टेस्ट। 2 महीने बाद जुलाई 1796 में जेनर ने उसी लड़के को जानबूझकर स्मॉल पॉक्स के मटेरियल से एक्सपोज किया। और गेस व्हाट, रिजल्ट कमाल का था। उस लड़के को कुछ नहीं हुआ, वो बीमार ही नहीं पड़ा। ही वॉज इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। उसकी बॉडी ने स्मॉल पॉक्स को हरा दिया था। तो इसी कमाल के एक्सपेरिमेंट से जन्म हुआ वैक्सीन का। अब एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आपको बिल्कुल यही लिखना है। A vaccine is a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several diseases. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। ये जो वर्ड है ना, वैक्सीन, ये लैटिन के वर्ड वाका से आया है, जिसका मतलब होता है काऊ। क्यों? सिंपल, क्योंकि पहला वैक्सीन काऊ से मिलने वाली बीमारी यानी काऊ पॉक्स से ही तो बना था। अच्छा, तो वैक्सीन तो हो गया सब्सटेंस, लेकिन इस वैक्सीन को बॉडी में डालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अ डिजीज। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जेनर ने जो ये प्रोसेस शुरू किया था, इसका एक और नाम है इनॉक्यूलेशन। आप सोचिए, जेनर की ये डिस्कवरी कितनी बड़ी बात थी। ये मेडिकल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गई। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया को इम्यूनिटी पाने का एक सेफ तरीका दिया। याद है हमने वेरियोलेशन की बात की थी, कितना रिस्की था वो, लेकिन यहां डेडली इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी तरह कंट्रोल्ड और सेफ मेथड था। जेनर ने तो रास्ता दिखा दिया था। उनकी इस डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सालों तक इस पर काम करते रहे, वैक्सीन्स को और बेटर बनाते गए। और इन सब की मेहनत का नतीजा साल 1980 में सामने आया। और वो नतीजा इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक था, एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। और वो अचीवमेंट क्या था? वो था स्मॉल पॉक्स का ग्लोबल इरेडिकेशन। मतलब स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से, इस प्लैनेट से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सोचो, सिर्फ वैक्सीनेशन की पावर से एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक लाखों करोड़ों लोगों को मारा था, उसे हमने पूरी तरह से मिटा दिया। ये पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री में हम इंसानों की सबसे बड़ी जीत है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा कट जानलेवा हो सकता था।
बिलीव इट और नॉट, यही हमारी रियलिटी थी उस एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी से पहले जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे एंटीबायोटिक्स और उसके साथ जुड़ी पेनिसिलिन की सुपर इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, हम सब कभी ना कभी तो बीमार पड़ते ही हैं, राइट? और ज्यादातर इसके पीछे ना छोटे छोटे इनविजिबल दुश्मन होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो इन इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल साथी, एक पावरफुल एलाई की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि इस बैक्टीरियल थ्रेट का सल्यूशन आखिर आया कहां से? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी सोची समझी प्लानिंग से नहीं आया, बल्कि एक साइंटिस्ट की लैब में हुए एक हैप्पी एक्सीडेंट से मिला। सीरियसली, ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने मेडिसिन की पूरी हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो इस कहानी के हीरो हैं साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और बात है साल 1928 की। उनका बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आगे चलकर इतना बड़ा मेडिकल रेवोल्यूशन लाने वाला था जिसका उन्हें खुद भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। तो फ्लेमिंग ने ना अपनी लैब में कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। उनकी एक पेट्री डिश थी, ठीक है, जिसमें वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। उसमें अचानक से एक ग्रीन कलर का मोल्ड उग गया। पर अजीब बात ये नहीं थी, स्ट्रेंज बात ये थी कि उस मोल्ड के चारों तरफ एक नो गो जोन सा बन गया था। एक ऐसी क्लियर जगह जहां एक भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं था, सारे मर चुके थे। अब इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन से उनकी क्यूरियोसिटी एकदम से जाग गई। सोचो, कोई और साइंटिस्ट होता तो शायद उसे कंटामिनेशन समझकर फेंक देता, राइट? लेकिन फ्लेमिंग ने सोचा, वेट अ मिनट, इस मोल्ड में जरूर कुछ तो है, कोई ऐसी चीज जो इन बैक्टीरिया को किल कर रही है। और बस यही क्यूरियोसिटी उस बड़े ब्रेक थ्रू का पहला स्टेप थी। तो उन्होंने इस पर आगे रिसर्च की और फाइनली उस मिस्टीरियस मोल्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका साइंटिफिक नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। हाँ, यही वो मैजिक मोल्ड था जो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। और फिर इसी पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड से फ्लेमिंग ने एक्सट्रैक्ट की दुनिया की पहली लाइफ सेविंग मेडिसिन, और उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। जी हाँ, ये था वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक, एक ऐसी मेडिसिन जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को डायरेक्टली टारगेट करके खत्म कर सकती थी। पेनिसिलिन की इस डिस्कवरी ने ना मेडिकल साइंस में एक पूरे नए चैप्टर की शुरुआत की, द एज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये बार बार हम वर्ड सुन रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, आखिर ये होते क्या हैं? चलो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। ओके, सो आसान भाषा में एंटीबायोटिक्स ऐसी पावरफुल मेडिसिन्स हैं जिनके दो काम हैं। या तो वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। और मजेदार बात पता है क्या है? ये लाइफ सेविंग केमिकल सब्सटेंसेस अक्सर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, जैसे कि फंगी या दूसरे बैक्टीरिया। मतलब नेचर के अपने ही वेपन्स हैं ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। लेकिन अ मिनट, इन पावरफुल मेडिसिन्स को यूज करने का एक गोल्डन रूल है, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना कि इनको यूज कब करना है शायद दवाई से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये रूल तोड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है? सुनो ध्यान से। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ही काम करते हैं, इफेक्टिव हैं, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शंस हो गए या निमोनिया। पर ये मेडिसिन्स वायरसेस पर बिल्कुल जीरो असर करती हैं। इसलिए जो कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है ना, जो कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप कॉमन कोल्ड जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप बेसिकली 3 बड़ी गलतियां कर रहे हो। नंबर 1, ये बिल्कुल यूजलेस है, आपकी बीमारी इससे ठीक नहीं होगी। नंबर 2, ये हार्मफुल हो सकता है, मतलब आपको बिना मतलब के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। और नंबर 3, जो सबसे डेंजरस है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप बैक्टीरिया को इन दवाइयों से लड़ना सिखा रहे हो, तो फ्यूचर में जब आपको सच में इनकी जरूरत पड़ेगी तब शायद ही दवाई काम ही ना करे। इसलिए याद रखो, एंटीबायोटिक्स का रिस्पॉन्सिबल यूज सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पता है, ये एक बहुत ही सीरियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए। सोच के देखो, हमारी जो मिरेकल मेडिसिन्स है ना, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है, वो आज बहुत बड़े खतरे में है। और सबसे शॉकिंग बात, इसकी वजह हम खुद हैं। हाँ, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो चलो इसे ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये एंटीबायोटिक्स हैं क्या चीज? देखो, एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसी पावरफुल मेडिसिन्स हैं जो सीधा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं।
इनका काम सिंपल है, या तो ये बैक्टीरिया को मार देती हैं या फिर उन्हें ग्रो और मल्टीप्लाई करने से रोक देती हैं। एक इजी तरीका है इसको समझने का, इन्हें आप कीज की तरह सोचो, मतलब चाबियों की तरह, और जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं वो हैं लॉक्स। तो ये कीज उन लॉक्स को अनलॉक करके डिजीज को हरा देती हैं। तो जब सब कुछ अच्छे से चलता है, मतलब जब हम एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर के बताए अनुसार बिल्कुल सही तरीके से यूज करते हैं, तब क्या होता है? तब ये कीज आराम से हमारे लॉक्स यानी हार्मफुल बैक्टीरिया पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सिंपल, और बस हम फिर से बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बट है, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। क्या? जैसे ही उन्हें थोड़ा सा बेटर फील होता है ना, आराम मिलता है, वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। सोचो जरा, व्हाट हैपेंस जब हम मेडिकेशन को बीच में ही, मतलब कोर्स पूरा होने से पहले ही बंद कर देते हैं? देखो, जब आप दवाई बीच में छोड़ देते हो तो जो कमजोर वाले बैक्टीरिया हैं वो तो मर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ ज्यादा स्ट्रांग और टफ बैक्टीरिया वो बच जाते हैं। आपको तो लगने लगता है कि हाँ मैं ठीक हो गया, पर आपसे छुपकर ये सर्वाइवर्स अभी भी बॉडी में ही होते हैं। और यहाँ आता है ट्विस्ट, इन बचे हुए बैक्टीरिया का जो लॉक है ना, वो थोड़ा सा बदल जाता है। और बस यहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो बचे हुए सर्वाइवर्स है ना, ये बहुत बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और ये अपनी न्यू पावर यानी जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्रेट है उसको अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? एक पूरी की पूरी आर्मी तैयार हो जाती है सुपर बग्स की, और इन सुपर बग्स पर हमारी पुरानी दवाई का असर ही नहीं होता। और पता है, इसी चीज को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? ये बैक्टीरिया की वो एबिलिटी है जिससे वो उस एंटीबायोटिक के इफेक्ट्स को रेजिस्ट कर पाते हैं जिसके लिए वो पहले सेंसिटिव हुआ करते थे। और अगर हम अपनी एनालॉजी यूज करें तो सिंपल शब्दों में, हमारी पुरानी की अब उनके इस नए लॉक पर काम ही नहीं करती। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो नए सुपर बग्स बन गए हैं, अब उन्हें हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स से सिंपली मारा नहीं जा सकता। सोचो, आम से इन्फेक्शंस भी लाइलाज हो सकते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है फॉर श्योर। तो सवाल है, ये होता क्यों है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। अब इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि इन्फेक्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरियल और दूसरे होते हैं वायरल। जैसे स्ट्रेप थ्रोट या ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ जो हमें कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है वो वायरल इन्फेक्शंस हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर काम करते हैं। वायरल इन्फेक्शंस पर उनका जीरो असर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आम सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल यूजलेस है, कोई फायदा नहीं। उल्टा ऐसा करने से आप बेवजह अपनी बॉडी में जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनको उस एंटीबायोटिक से इंट्रोड्यूस करवा देते हो। इससे क्या होता है? उन्हें उस दवाई से लड़ना सीखने का, एक तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है और वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम खुद को और हमारी इन मिरेकल ड्रग्स को इस बड़े खतरे से आखिर कैसे बचा सकते हैं? क्या कोई तरीका है भी? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत सिंपल है। देखो, हमें बस आसान से 3 रूल्स फॉलो करने हैं। और हाँ, ये रूल्स आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। रूल नंबर 1, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी लो जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करे, और वो भी स्पेशली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। रूल नंबर 2, हमेशा करेक्ट डोज लो, जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही, ना कम ना ज्यादा। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूरा कोर्स कंप्लीट करो। भले ही आपको बीच में आराम मिल जाए और आप बेटर फील करने लगो, दवाई बंद नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कोर्स को कंप्लीट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। समझ लो, ये उस बैटल का फाइनल राउंड है जो सबसे स्ट्रांग, सबसे जिद्दी वाले बैक्टीरिया को भी जड़ से खत्म कर देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए एक भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पीछे ना बचे। गेम ओवर फॉर देम। तो एक बात हमेशा याद रखना, एंटीबायोटिक्स का जो फ्यूचर है ना, वो एक्चुअली हम सब के हाथों में है। अगर हम सब इनका रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे, तभी हम इन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा पाएंगे। Now let's discuss about integrated आयुष systems. आपने घर में देखा ही होगा, राइट? चोट लगती है और दादी नानी फौरन हल्दी वाला दूध ले आती हैं, और हमें क्या लगता है कि ये तो बस एक घरेलू नुस्खा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये इंडिया के फॉर्मल सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक हिस्सा है। हाँ, इसके पीछे एक पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड साइंस है। तो ये जो सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स है ना, इनको ऑफिशियली एक नाम दिया गया है, और वो नाम है
आयुष। देखिए, इसका फुल फॉर्म ही सब कुछ क्लियर कर देता है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। ये सारी इंडिया की सदियों पुरानी मतलब एंशंट और वेल एस्टैब्लिश्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं। अब देखिए, AYUS सिस्टम्स की जो कोर फिलॉसफी है, मतलब उनकी जो मेन सोच है, वो थोड़ी डिफरेंट है। कैसे? ये सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स पर यानी जो लक्षण दिखते हैं उन पर फोकस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इनका मेन एम है होल पर्सन पर फोकस करना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये इंसान की बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को एक साथ देखकर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा इन दोनों अप्रोचेस का फंडामेंटल डिफरेंस अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आयुष, जिसका अप्रोच है होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब पूरे इंसान को एक साथ देखना। इसका फोकस बीमारी को प्रिवेंट करने यानी रोकने और वेलबींग मेंटेन करने पर रहता है। और फिर दूसरी तरफ है एलोपैथी, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं। इसका अप्रोच है टारगेटेड, मतलब ये एक स्पेसिफिक डिजीज या सिम्टम को टारगेट करके उसे क्योर करने पर फोकस करती है। और ये जो बात है ना, ये एक लाइन में आयुष की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। लाइन है, द गोल इज नॉट जस्ट टू बी फ्री फ्रॉम इलनेस बट टू अचीव कंप्लीट वेलबींग। सोचो इसका मतलब कितना गहरा है। सिर्फ बीमारी का ना होना ही काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट हेल्थ का मतलब है जब हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हर तरह से अच्छा फील करें। यही तो आयुष का सेंट्रल प्रिंसिपल है, इसकी आत्मा है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि आयुष में आखिर क्या टूल्स यूज होते हैं? आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे टर्मरिक यानी अपनी हल्दी, तुलसी जिसे हम होली बैसल कहते हैं, खांसी जुकाम में सबसे पहले याद आती है, फिर अश्वगंधा, और इन हर्ब्स के अलावा योगा और अच्छी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। और हाँ, नेचुरल ऑयल्स और मिनरल्स भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ओके, अब एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पर आते हैं। हमने माना कि आयुष वेलबींग और प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी का कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या कोई बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन हो जाए, तब क्या? क्या ऐसी सीरियस सिचुएशंस में आयुष अकेले सफिशिएंट है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब है मॉडर्न मेडिसिन। हाँ, यानी एलोपैथी। जब बात आती है अक्यूट इमरजेंसीज की, सिवियर इन्फेक्शंस की या फिर सर्जरीज की, तो इन सब चीज़ों में एलोपैथी के जो टारगेटेड और पावरफुल इंटरवेंशंस हैं, वो लिटरली लाइफ सेविंग होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में हम सिर्फ AUH पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर एक अकेले काम नहीं कर सकता तो करे क्या? इसको ना हम एक हेल्थ टूल किट की एनालॉजी से समझते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे एक कारपेंटर के पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, राइट? एक ही टूल से सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी कंप्लीट हेल्थ को मैनेज करने के लिए आयुष और एलोपैथी दोनों ही टूल्स की जरूरत है। और इससे सोल्यूशन को, इस कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया है, और वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है, द इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल आयुष प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो दोनों सिस्टम्स की जो बेस्ट चीजें हैं उनको मिलाकर यूज करना, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल हेल्थ आउटकम मिल सके। चलिए इसको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी हाई BP की प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होगा? वो पेशेंट आयुष की हेल्प से योगा करेगा ताकि स्ट्रेस रिड्यूस हो, अपनी डाइट को अच्छा करेगा, पर साथ ही साथ एलोपैथी की जो जरूरी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ड्रग्स हैं वो भी लेगा। देखा, दोनों साथ में। बिल्कुल यही अप्रोच डायबिटीज में भी काम करता है, जहां पेशेंट डाइट कंट्रोल और हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ साथ इंसुलिन या दूसरी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन भी लेता है। तो इन शॉर्ट, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये ही कि हमें मिलता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों सिस्टम की बेस्ट क्वालिटीज। हम आयुष को यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए, और जब भी कभी एक पावरफुल क्योर की जरूरत पड़े तब हम एलोपैथी पर रिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों सिस्टम्स मिलकर हमारी कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक टीम की तरह। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस। तो देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, वही असल में सारे मेडिकल प्रोग्रेस का आप कह सकते हैं बैकबोन है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम जो भी नई मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट्स देखते हैं ना, उनके पीछे सालों की बहुत ही डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च छुपी होती है।
तो इसी डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च की बात को आगे बढ़ाते हैं और चलिए जानते हैं एक ऐसी ही महान इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। इन्होंने कैंसर रिसर्च के फील्ड में, आप मानेंगे नहीं, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया था। ये हैं डॉक्टर कमाल राणा दीवे। वो एक पायनियरिंग इंडियन बायोमेडिकल रिसर्चर थीं। अब पायनियरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया, एक नई शुरुआत की, जिसने आगे आने वाले कई साइंटिस्ट को बहुत इंस्पायर किया। डॉक्टर रणदेव एक बायोमेडिकल रिसर्चर थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोमेडिकल रिसर्चर करते क्या हैं? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो बीमारियों के जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, और वो क्यों होती हैं, उनके कारणों को स्टडी करते हैं। और ये सब क्यों? ताकि ह्यूमन हेल्थ को और बेहतर बनाया जा सके। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये लोग बीमारियों की बिल्कुल जड़ तक जाकर उनका इलाज ढूंढते हैं। तो डॉक्टर राणा देव ने आखिर इन्वेस्टिगेट क्या किया? उन्होंने कैंसर और हेरिडिटी के बीच एक लिंक ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, हेरिडिटी का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है वो सारी चीजें जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के जरिए मिलती हैं। तो उनकी रिसर्च इस सवाल पर थी कि क्या कैंसर जैसी बीमारी भी पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है? और इतना ही नहीं, इसके अलावा डॉक्टर राणा देवे उन पहले साइंटिस्ट्स में से एक थीं जिन्होंने ये प्रूव किया कि टोबैको यूज, यानी जो तंबाकू चबाने की आदत है, उसका ओरल कैंसर से एक बहुत ही खतरनाक लिंक है। जरा सोचिए, उनका ये काम लोगों को अवेयर करने के लिए उस समय कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। उनका एक और बहुत बड़ा, एक मेजर अचीवमेंट जानते हैं क्या था? उन्होंने इंडिया की सबसे पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी। अब इस लैब की इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए कि इसकी वजह से इंडिया में साइंटिस्ट को पहली बार बॉडी के बाहर सेल्स को ग्रो करके उन पर स्टडी करने का मौका मिला। सच में ये उस वक्त की रिसर्च के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो डॉक्टर राणा देवे के इस काम ने ना इंडिया में आगे होने वाली मेडिकल रिसर्च के लिए, आप कह सकते हैं, दरवाजे खोल दिए हैं। और इसी तरह के एक और काम ने तो लाखों बच्चों की जान बचाई। चलिए देखते हैं कैसे। तो उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, रोटावायरस। ये एक ऐसा वायरस था जो छोटे बच्चों में इतना सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया पैदा करता था कि पूछो मत। इसकी वजह से बच्चों के शरीर में पानी की इतनी कमी हो जाती थी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, कि ये अक्सर जानलेवा साबित होती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए डॉक्टर महाराज किशन भान। वो एक इंडियन पीडियाट्रिशियन थे, यानी बच्चों के डॉक्टर, और साथ ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी। उन्होंने इस खतरनाक वायरस से लड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो उनका मिशन एकदम क्लियर था, एक ऐसी वैक्सीन डेवलप करना जो बच्चों को रोटा वायरस से सुरक्षित रख सके। और उनके सालों के डेडिकेटेड वर्क का नतीजा ये हुआ कि इंडिया में ही, हमारे अपने देश में, एक सस्ती और बहुत ही असरदार रोटा वायरस वैक्सीन तैयार हो गई। और आप जानते हैं उनके इस काम का पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। इस एक वैक्सीन ने पूरे देश में अनगिनत, यानी काउंटलेस, लाखों बच्चों की जान बचाई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं, डॉक्टर राणा देवे और डॉक्टर भंड जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के काम ने ही इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक इतनी मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। और पता है, इसी फाउंडेशन की वजह से आज इंडिया को एक बहुत बड़ा टाइटल मिला हुआ है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये टाइटल क्यों मिला? ये इसलिए मिला है क्योंकि इंडिया आज दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेडिसिन्स और वैक्सीन्स प्रोड्यूस करता है। एक मेजर प्रोड्यूसर के रोल में इंडिया पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करता है। और इसका सबसे रीसेंट और बड़ा एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है ना, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर, जब इंडिया ने एक ग्लोबल सप्लायर बनकर पूरी दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था। तो इन सब बातों से एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंडिया का जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो सिर्फ अपने देश के लोगों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मदद करता है। इंडिया की ये जो ताकत है ना मेडिकल साइंस और वैक्सीन प्रोडक्शन में, ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात तो है ही, साथ ही एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।